नमस्कार साथियों, अगस्ता नेट कोर्सेज की तरफ से सभी का स्वागत। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ने जा रहे हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, प्रीनेटल डेवलपमेंट, प्रीनेटल जो डेवलपमेंट होता है वो 3 फेज में होता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका देख लें। पहला फेज होता है जर्मिनल फेज, दूसरा फेज होता है एम्ब्रियोनिक फेज और तीसरा होता है फीटल फेज। जर्मिनल फेज में क्या आता है? फ्रॉम जाइगोट टू ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टुला तक आता है, जिसमें यूनिसेलुलर डेवलपमेंट होता है। जाइगोट यूनिसेलुलर है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी जर्मिनल फेज हम लोग पढ़ लिए। दूसरा फेज आज हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक फेज। एम्ब्रियो का मतलब क्या है? एम्ब्रियो का मतलब है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जर्मिनल का मतलब है कि यूनिसेलुलर डेवलपमेंट। यूनिसेलुलर डेवलपमेंट जर्मिनल में जाइगोट से ब्लास्टुला तक था, वो यूनिसेल था। जाइगोट 1 सेल था। इसके बाद जब उसमें क्लीवेज होते थे वो सब एक ही सेल था, अंदर से डिवाइड होता, क्लीवेज होती थी, बट सेल एक ही थी, वो यूनिसेलर ही कंसीडर किया गया था। लेकिन एम्ब्रियोनिक में मल्टी सेलुलर। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू कहाँ से होता है? इम्प्लांटेशन से। इम्प्लांटेशन हम लोग पढ़ चुके। इम्प्लांटेशन में क्या था? जाइगोट बना फेलोपियन ट्यूब में, जाइगोट में क्लीवेज हुआ, 2 सेल हुआ, फिर क्लीवेज हुआ 4 सेल हुआ, फिर क्लीवेज हुआ 8 सेल हुआ, देन 16 सेल हुआ। इस 16 सेल को हम लोगों ने क्या कहा? मारुला। और इसकी जो 16 सेल है इसको हम लोगों ने ब्लास्टोमियर कहा था, यही हम लोगों ने पढ़ा था। देन ये ब्लास्टुला जो है वो, ये मारुला जो है ब्लास्टुला में बदला। इन ब्लास्टुला में 32 सेल्स हो गई। इसमें ब्लास्टोसिस्ट बना, ट्रोफोब्लास्ट बना, ब्लास्टोसील बनी, और ये ब्लास्टुला फिर जाकर के यूट्रस में ट्रोफोब्लास्ट इसका यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल से अटैच हो गया, इम्प्लांट हो गया। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम यहां से पढ़ते हैं इम्प्लांटेशन के बाद क्या स्टेज होती है। इम्प्लांटेशन के बाद ब्लास्टुला स्टेज हमारा खत्म हो गया, ब्लास्टुला। अगर हम देखेंगे ब्लास्टुला, ये हमारा ब्लास्टुला था। ब्लास्टुला जिसकी क्या स्टेज थी? ये थी ब्लास्टुला। किनारे किनारे ट्रोफोब्लास्ट थे, ये ट्रोफोब्लास्ट थे। बीच में सेल, इनर सेल मास था, इसको हम लोगों ने क्या कहा था? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट, और इसको ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट, और इसको हम लोगों ने क्या कहा? ब्लास्टोसील। यही तो था ना, ब्लास्टोसील। ये स्ट्रक्चर था ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट जाकर के एंडोमेट्रियम वॉल में इम्बेड हुआ है, इम्प्लांट हो गया। अब इसमें नेक्स्ट स्टेज होगी डेवलपमेंट की यूट्रस में, गैस्टुला की। गैस्टुलेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैस्टुला। गैस्टुला के फॉर्मेशन में लंबा प्रोसेस है। गैस्टुला में इसमें करीब करीब इम्बोली और इपीबोली, 2 प्रोसेस होते हैं इसमें, इम्बोली और इपीबोली, जिसमें इन्वेजिनेशन, इवोल्यूशन, इंग्रेशन और डिलेमिनेशन इम्बोली में होता है, और इपीबोली में सेल का रीअरेंजमेंट हो, यानी गैस्टुला में सेल्स का मूवमेंट्स और रीअरेंजमेंट होता है। अगर हम गैस्टुला की डिटेल में जाएंगे तो लंबा हो जाएगा। केवल इतना ही समझिए कि सेल्स का रीअरेंजमेंट एंड मूवमेंट्स जब होता है इन 2 प्रोसेस में, इम्बोली और इबोली के माध्यम से, तो 3 जर्म लेयर्स बनती हैं। आफ्टर गैस्टुलेशन 3 जर्म लेयर्स आर फॉर्म एंड ऑर्गेन्टेरॉन डेवलपमेंट होता है। 3 जर्म लेयर्स। 3 जर्म लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। दूसरा होता है मीजोडर्म,
मीजोडर्म और तीसरा होता है एंडोडर्म। ये 3 जर्म लेयर्स फॉर्म होती हैं, साथ में अरेकेंट्रान भी फॉर्म होता है। अरेकेंट्रान इज ए कैविटी। अब देखें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ये 3 जर्म लेयर्स आफ्टर गैस्ट्रुलेशन फॉर्म होती हैं, फॉर्म होंगी। और ये क्या, यही 3 जर्म लेयर्स आगे चल करके पूरी बॉडी का निर्माण करती हैं। इसमें सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स होती है। स्टेम सेल हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं। स्टेम सेल जो है वो डिवाइड एंड डिफरेंशिएट होती है। एक्टोडर्म आगे चल के बनाएगा क्या, एक्टोडर्म बनाएगा आपका हेयर, नेल, स्किन एंड नर्वस सिस्टम। अब देखिए ये तीनों जर्म लेयर से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होगा। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म बने कहां से, गैस्ट्रुलेशन के माध्यम से। जो ब्लास्टुला स्टेज आई, जो हमारा एम्ब्रियो इम्प्लांट है यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल में, अब ये ब्लास्टुला से नेक्स्ट डेवलपमेंट किया, गैस्ट्रुला हुआ, यानी गैस्ट्रुलेशन हुआ। गैस्ट्रुलेशन में इम्बोली एंड इपीबोली प्रोसेस हुए, यानी सेल्स का मूवमेंट और रीअरेंजमेंट हुआ। अल्टीमेटली अरेकेंट्रान एंड 3 जर्म लेयर्स फॉर्म हुए। 3 जर्म लेयर कौन कौन से हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म क्या बनाएगा, स्किन, और क्या बनाएगा, हेयर, और क्या बनाएगा, नेल एंड नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मीन्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करेगा। एक्टोडर्म क्या है, स्टेम सेल है, ये डिवाइड एंड डिफरेंशिएट करके ये सारे पार्ट्स बनाएगी बॉडी के, एक्टोडर्म। उसी तरह से एंडोडर्म डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएगा। एंडोडर्म इधर आ जाइए, ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर, पैंक्रियास एंड लंग्स की इंटरनल लाइनिंग, ये बनाएगा एंडोडर्म। उसी तरह से मेजोडर्म, मेजोडर्म क्या बनाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाएगा। सर्कुलेटरी, अब सर्कुलेटरी सिस्टम सब आ गए, हार्ट आ गया, ब्लड आ गया, आर्टरीज आ गई, वेन्स आ गई। सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा का पूरा फॉर्मेशन किससे हो रहा है, मेजोडर्म से। उसके बाद क्या बना रही है, स्केलेटल मसल्स और स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स, स्केलेटन, these are the circulatory and reproductive एंड स्क्रेटरी सिस्टम। ये सारे के सारे जो है वो मेजोडर्म से बन रहे हैं। अब आप देखिए ये तीनों लेयर्स पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एक्टोडर्म कुछ बना रहा है, मेजोडर्म कुछ बना रहा है, एंडोडर्म कुछ बना रहा है। ये ध्यान रखने की जरूरत है, कौन सी लेयर से कौन सा ऑर्गन फॉर्मेशन होता है ये पूछा जाता है। हमने एक सिंपल ग्रुप में बना दिया कि एक्टोडर्म क्या बनाता है, स्किन, हेयर, नेल एंड नर्वस सिस्टम। मेजोडर्म क्या बनाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाएगा, स्केलेटल सिस्टम बनाएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएगा, स्केलेटरी सिस्टम बनाएगा। जबकि एंडोडर्म क्या बनाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम है, लीवर, पैंक्रियाज, लंग्स की इंटरनल लाइनिंग, और ये लंग्स की आउटर लाइन बनाता है मेजोडर्म। ब्लड वगैरह ये सब सारे के सारे मेजोडर्म बनाते हैं। तो ये पूरी की पूरी बॉडी जो है वो 3 जर्म लेयर से बन जाती है। और जो अरेकेंट्रान फॉर्म हुआ है, अरेकेंट्रान, अरेकेंट्रान ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये जाकर के कैविटी बनाता है। जैसे आपका एलिमेंट्री कैनाल की कैविटी है, नेफ्रॉन की कैविटी है, जहां जितनी कैविटी बन रही है बॉडी में सबको सब अरेकेंट्रान बनाता है। ये पूरी की पूरी गैस्ट्रुलेशन के बाद ये तीनों लेयर्स और अरेकेंट्रान मिलकर के पूरी बॉडी बनाते हैं। दिस इज द गैस्ट्रुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स। अब ये जैसे ही फॉर्मेशन हो जाएगा एम्ब्रियो के अंदर, जो जोना पेलिसुइडा है करीब करीब डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक और इसमें चीज फॉर्मेशन होता है, जैसे ही 3 जर्म लेयर्स फॉर्म होगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती है। इसको भी जरा सा ध्यान दे दें, पढ़ लेंगे तब जाकर के आगे हम लोगों को समझने में आसानी होगी। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन
ये क्या होता है? ये एम्ब्रियो से अलग है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में नहीं काम आते हैं, इसलिए इसको एक्स्ट्रा कहा गया। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल सब में होते हैं, बट इनका अलग अलग स्टेज होता है। इसलिए ह्यूमंस में भी ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन 3 जर्म लेयर्स के बाद सबसे पहला यही काम होगा कि एम्ब्रियो को एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से कवर किया जाएगा, क्योंकि जोना प्लेसिडा नहीं है, एम्ब्रियो के सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए ये जर्म लेयर्स बनती है। इसको फीटल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसको चाहे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहिए, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं कि ये एम्ब्रियो से एक्स्ट्रा है। और ये कितने प्रकार की होती हैं? देखिए, पहला होता है कोरियान, इसको कहते हैं कोरियान। दूसरे को कहते हैं एमनियान। तीसरा होता है योक सेल, योक सैक। और फोर्थ होता है एलेंटॉयस। ये एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती है, जितने वर्टिब्रेट्स होते हैं सब में बनती है, ह्यूमन में भी बनेगी, बट थोड़ा सा अंतर है। इसको मैं आपको एक फिगर के माध्यम से समझाता हूं कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहां बनती हैं और इनका रोल क्या है। इसके बाद हम आगे चलेंगे। देखिए, ये सपोज कीजिए आपका एम्ब्रियो है, टी शेप में एम्ब्रियो है। इसके जो डाउनवर्ड्स है, यहां से एक ब्लेडर टाइप निकलेगा जिसको हम योक सेल कहेंगे, योक सैक। और यहीं से एक और हल्का सा निकलेगा, इसको हम एलेंटॉयस कहेंगे। ये हो गया योक सैक, और ये हो गया एलेंटॉयस। इसी डाउनवर्ड से एक मेम्ब्रेन निकलेगी जो इस एम्ब्रियो को चारों तरफ से कवर करेगी, इसको हम बोलेंगे एमनियान। एमनियान किससे बनता है? एक्टोडर्म और मीजोडर्म से बनता है। 3 जर्म लेयर्स बन गई हमारी ना। अब एक्टोडर्म और मीजोडर्म मिल करके इसको एमनियान बनाएंगे। ये एमनियान है, और इसके अंदर कैविटी होती है जिसमें एमनियाटिक जो होता है उसको हम फ्लूइड कहेंगे, एमनियाटिक फ्लूइड। ध्यान से समझिएगा इसको। ये एमनियाटिक फ्लूइड है और ये एमनियान है। इसका रोल क्या है? ये एमनियान जो होती है, जो एक्टोडर्म मीजोडर्म से बनी हुई है, ये जो एम्ब्रियो है इसको शॉक ऑब्जर्वर है, इसको धक्के से बचाती है, इसको शॉक ऑब्जर्वर कहते हैं। एक दूसरा जो इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, वो जो एम्ब्रियो को वो ड्राई होने से बचाती है। शॉक ऑब्जर्वर है, यानी इसको धक्के से बचाएगी, इस पर चोट नहीं आने पाएगी, और ये जो है इसका फ्लूइड जो है इसको ड्राई होने से बचाएगा। ये एमनियान का रोल है बस। योक सैक जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम यानी इंटेस्टाइन का काम करता है, न्यूट्रिशनल मटेरियल होता है, ये जो एम्ब्रियो को सप्लाई करता है भोजन। एलेंटॉयस जो है वो किडनी का रूप रहता है इसका, इसमें जितने न्यूट्रिशनल वेस्ट मटेरियल होते हैं ये सब एम्ब्रियो से आकर के एलेंटॉयस में एक कलेक्ट हो जाते हैं। यानी ये न्यूट्रिशन का काम कर रहा है योक सैक, एलेंटॉयस किडनी का काम कर रहा है, जितने वेस्ट मटेरियल सब इसमें आते हैं, और एमनियान प्रोटेक्शन दे रहा है, और इसका फ्लूइड जो है उसको शॉक ऑब्जर्वर है, ड्राई से बचा रहा है और धक्के से बचा रहा है। और लास्ट में कोरियान होती है चारों तरफ, ये कोरियान है, ये भी एक्टो और मीजोडर्म से बनी होती है। देखिए ये कोरियान जो होती है एक्टो और मीजो से बनती है, एक्टो प्लस मीजो, लेकिन ये दोनों होती हैं वो एंडो प्लस मीजो से बनती हैं, एंडो प्लस मीजो, इसलिए ये सोमेटोप्लोरिक होती है, ये स्प्लेंचनोपूरिक होती है। कभी कभी पूछा जाता है ये जो हमारा एक्टोडर्म मीजोडर्म है, ये एमनियान और कोरियान है, ये सोमेटोप्लोरिक है, लेकिन एलेंटॉयस और योक सैक स्प्लेंचनोपूरिक है, क्योंकि ये एंडोडर्म मीजोडर्म से बनता है और वो एक्टोडर्म और मीजोडर्म से बनता है। यहाँ एंडोडर्म है, यहाँ एक्टो और केवल मीजो है। कोरियान का क्या काम है? कोरियान केवल प्रोटेक्शन करता है, और ये ऑक्सीजन का एक्सचेंज का काम करता है। इसको एम्ब्रियोनिक लंग्स भी कहते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक या एम्ब्रियोनिक लंग्स भी कहते हैं। अब देखिए ह्यूमन के केस में ये सबके डेवलप, जितने रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल सब डेवलप होकर काम करते हैं, लेकिन ह्यूमन के केस में ये योक सैक और एलेंटॉयस ये फंक्शनलेस होता है,
ये वेस्टिजियल के रूप में रहता है, कोई काम नहीं है इसका। ये जाकर के अम्बिलिकल कार्ड बनाता है। अम्बिलिकल कार्ड अभी आगे हम पढ़ेंगे, यानी यहां से एम्ब्रियो को ले जाकर के मदर के फीटस से, मदर के यूट्राइन वाल से ये कनेक्ट करेगा, यानी अम्बिलिकल कार्ड बोलेंगे इसको। इसका कोई रोल नहीं है। एमनियान हमारे यहाँ पाया जाता है, एमनियान का पूरा रोल है। और कोरियान जो है वो डेवलप होकर के ये कोरियानिक बिलाई बनाती है जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती है। जो एंडोमेट्रियम वॉल है जिसमें क्रिप्स बने हुए हैं, ये जो विलाई होती है उसके क्रिप्स में जाकर के फंस करके प्लेसेंटा का काम करती है, यानी मैटरनल ब्लड और फीटस के ब्लड को मिलने नहीं देती है, वाल का काम करती है, यानी प्लेसेंटा का काम करती है। दिस इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ये समझ लेने की जरूरत है। इसके बाद हम आगे चल करके अभी जो हमारा डेवलपमेंट होगा आसानी से हम समझ जाएंगे उसको। जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो आसानी से समझेंगे। एक बार एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को फिर देख लीजिए। ये आपका एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो से डाउनवर्ड्स एक ब्लेडर लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम यॉक सॉक बोलेंगे, और वहीं से एक निकलेगा डाउनवर्ड्स, इसको इस ब्लेडर लाइक का इसको एलेंट्राइस बोलेंगे, और यहीं से एक मेम्ब्रेन निकलेगी, एम्ब्रियो को कवर करेगी, इसको हम एमनियान बोलेंगे। इसके फ्लूइड रहेगा, इसको हम एमनियाटिक फ्लूइड बोलेंगे, और चारों तरफ से कवर जो होती है उसको कोरियान बोलेंगे। कोरियान जो है एक कोरियो, इसीलिए हमारा जो प्लेसेंटा होता है कोरियोनिक प्लेसेंटा होता है। ह्यूमन का प्लेसेंटा कोरियोनिक प्लेसेंटा होता है। डिस्यूटिएट एंड कोरियोनिक प्लेसेंटा इसलिए कहते हैं क्योंकि कोरियान जो है कोरियान ये जाकर के प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती है। एन एनिमल्स में आप देखेंगे रेप्टाइल्स बर्ड्स में ये जो एलेंट्राइस भी जाकर के प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती है, इसलिए उसको कभी कभी एलेंट्राइस कोरियोनिक प्लेसेंटा बोलते हैं। लेकिन हमको उधर नहीं जाना है, हमको केवल ह्यूमन के केस में पढ़ना है। ये रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए कोरियान जो है वो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेगा। ह्यूमन के केस में योक सैक और एलेंट्राइस से वेस्टिजियल आर्य के रूप में फंक्शनलेस रहेंगे जो अम्बिलिकल कार्ड बनाएंगे। एमनियाटिक फ्लूइड है कोरियानिक बिलाई के रूप में रहता है, बस बकिया ये दोनों नहीं रहते हैं। ये आई होप ये समझ गए होंगे आप एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। गैस्ट्रुलेशन के बाद आफ्टर गैस्ट्रुलेशन 3 जर्म लेयर्स जब बनता है तो सबसे पहले एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनता है, जिससे मेम्ब्रेन जो हमारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो हो रहा है वो सुरक्षित हो और ठीक से मैच्योर करे। क्योंकि इसको ऑक्सीजन और एडिशनल मटेरियल की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्लेसेंटा से मिलेगा, इसलिए जो है वो ये केवल प्रोटेक्शन का काम करती है। कौन सा? फीटल मेम्ब्रेन। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक पे मेन आते हैं। देखिए ये है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है यूट्रस में। देखेंगे ये अम्बिलिकल कार्ड है। ये अम्बिलिकल कार्ड हमने बताया आपका एलेंट्राइस और कोरियान मिलकर के बना रहे हैं। कहाँ जुड़ रहे हैं ये? जाकर के प्लेसेंटा। और देखेंगे ये योक सैक शॉर्ट फॉर्म में है, और ये एमनियाटिक फ्लूइड भी है। एमनियाटिक लेयर है, ये एमनियाटिक फ्लूइड है, इसी के अंदर एम्ब्रियो है। ये प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो रहा है। देखिए कोरियानिक जो हमारी कोरियान ये प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कर रही है। देखिए यूट्राइन वॉल और ये कोरियान की विलाई ये आपस में मिलकर के प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। ये स्ट्रक्चर आप देखिए होंगे एम्ब्रियो का। इधर पूरा डिटेल स्ट्रक्चर बनाया गया। देखिए कोरियोनिक बिलाई कहां से बन रहा है? कोरियान की जो लेयर्स है, आउटर लेयर्स हैं, ये जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती हैं, जो जाकर के यूट्रस की वॉल में उसके क्रिप्स में ये फिट हो जाती हैं। और ये जो है हमें कोरियानिक बिलाई प्लेसेंटा फॉर्मेशन के काम में आ रहा है। अब देखेंगे आप इधर एम्बिलिकल कार्ड से जो आर्टरी और वेन है, यानी एम्ब्रियो का जो आर्टरीज और वेन्स है वो एम्बिलिकल कार्ड से होते हुए आकर के ये प्लेसेंटा के विलाई में चारों तरफ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, और मैटरनल की आर्टरीज और वेन्स भी आकर के यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। इसलिए दोनों के ब्लड का जैसे एक्सचेंज नहीं होता, ब्लड अलग अलग रहते हैं बट मटेरियल का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन न्यूट्रिशनल मटेरियल जितने होते हैं वो मैटरनल ब्लड से फीटस के ब्लड में बाया ब्लड डिफ्यूजन
जो है वो एम्बिलिकल कार्ड के माध्यम से एम्ब्रियो में जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए ये बहुत अच्छा सा फिगर बनाया गया है। कोरियानिक बिलाई एंड यूट्राइन टिश्यू इंटीग्रेटेड टू फॉर्म प्लेसेंटा। कोरियानिक बिलाई और यूट्राइन की टिश्यू दोनों मिलकर के प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। प्लेसेंटा इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एम्ब्रियो फीटस मैटरनल बॉडी। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो है वो क्या है, यूनिट है। प्लेसेंटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्लेसेंटा है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैटरनल यूटरस की वॉल यानी एंडोमेट्रियम, इसके नीचे मायोमेट्रियम है। मायोमेट्रियम नहीं इन्वॉल्व होती है इसमें, केवल एंडोमेट्रियम की वॉल और कोरियोनिक विलाई, जो कोरियन है उसकी जो विलाई है, ये दोनों आपस में मिलकर के प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। और इसी में एम्बिलिकल कार्ड के माध्यम से जो एम्ब्रियो है इसका आर्टरीज और वेन्स इसी में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। आप देखेंगे ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो गया है, ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो गया है। इसी के अंदर एम्बिलिकल कार्ड आके ज्वाइंट है और इसकी आर्टरी और वेन ये आकर के इसी में डिस्ट्रीब्यूट है, इसमें खांचे में डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं। और इधर से मैटरनल यानी यूटरस की भी आर्टरीज और वेन्स आकर के आपस में मैटरन है, इसको बीच में प्लेसेंटा है, यानी ब्लड आपस में अलग है। और इसी ब्लड के माध्यम से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन न्यूट्रिशनल मटेरियल डिफ्यूज होते हैं फ्रॉम मदर ब्लड्स टू यूट्रस के ब्लड में। प्रोसेस कौन सा लगेगा, डिफ्यूजन आप जानते होंगे कैसे होता है डिफ्यूजन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, जब यहाँ लोअर कंसंट्रेशन रहेगा ऑक्सीजन का, यहाँ मैटरनल की ब्लड में जो है हायर रहेगा तो अपने आप डिफ्यूज हो जाएगा। और यहाँ से न्यूट्रिशनल मटेरियल भी हायर कंसंट्रेशन है तो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ से अपने आप डिफ्यूज हो जाएगा। ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से ये न्यूट्रिशनल एंड वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज होता रहता है फ्रॉम मदर टू यूट्रस की यूट्राइन की वॉल के माध्यम से। ये ब्लड इसमें रोल अदा करता है। ये हमारा एम्बिलिकल कार्ड का पूरा है, दिखाएंगे। देखिए ये आर्टरी है और ये जो है रेड वाला जो है वो वेन्स है, और ये जाकर के कोरियानिक बिलाई में सब डिस्ट्रीब्यूट है। और इधर से ये मदर्स की प्लेस आई है आपकी यूट्राइन आर्टरी एंड वेन्स, यूट्राइन की आर्टरी और वेन्स है, और ये आपकी कोरियानिक बिलाई की है। ये दोनों अलग अलग है, देखेंगे ध्यान से देखेंगे। ये कोरियानिक बिलाई है, इसी कोरियानिक बिलाई में एम्बिलिकल कार्ड की आर्टरी और वेन्स है, और इधर हमारा यूट्राइन की वाल है, इसमें ब्लड आ रहा है, आर्टरी और वेन्स इसको इसमें आ रहा है। और यही प्लेसेंटा दोनों को अलग कर दे रहा है इसी के माध्यम से। यानी ये इधर यूट्रस है, इधर अम्बिलिकल कार्ड है, तो इसी ब्लड के माध्यम से, डिफ्यूजन के माध्यम से न्यूट्रिशनल मटेरियल एंड वेस्ट मटेरियल एंड ऑक्सीजन बोथ आर एक्सचेंज फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो विद द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कार्ड एंड प्लेसेंटा। ये आप क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे। बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर आप देखेंगे, स्ट्रक्चर से आपका समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए ये अम्बिलिकल कार्ड है, कैसे ऑक्सीजन न्यूट्रिशनल एंड हार्मोन्स डिलीवर टू बेबी कैसे डिलीवर किए जा रहे हैं। ये इसका डिलीवरी है एक डिफ्यूजन के माध्यम से। आर्टरीज और अम्बिलिकल कार्ड है, अम्बिलिकल वेन है देखें, और ये अम्बिलिकल आर्टरीज हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट हैं। ये इधर प्लेसेंटा है आपका, इसी के माध्यम से ब्लड के माध्यम से डिफ्यूज होते रहते हैं, और फिर अम्बिलिकल कार्ड के माध्यम से बेबी को पहुंचता रहता है। वेस्ट मटेरियल भी यहीं से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट मटेरियल भी यहीं से एक्सचेंज हो जाते हैं। बेबी के अंदर से ब्लड के माध्यम से बाहर चले जाएंगे। ऑक्सीजन और न्यूट्रिशनल मटेरियल भी इसी के माध्यम से बेबी को मिलते रहते हैं, इसलिए इस बेबी का नरिशमेंट होता रहता है और इसका डेवलपमेंट होता है। इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस होती रहती है,
क्योंकि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म का फॉर्मेशन हो गया है, ऑर्गन का डेवलपमेंट होता रहता है। पहले नर्वस सिस्टम, देन ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। नरिशमेंट जो है मदर से, प्लेसेंटा के माध्यम से, आर्टरीज और ब्रेन्स दोनों के माध्यम से नरिशमेंट मिलता रहता है, ऑक्सीजन मिलती रहती है, न्यूट्रिशनल मटेरियल मिलते रहेंगे, साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल एंड CO2 भी एक्सचेंज होती रहेगी थ्रू मदर। ये एम्बिलिकल कार्ड और प्लेसेंटा का इंपॉर्टेंट रोल है। आई होप कि इसको आप समझ गए होंगे। एम्बिलिकल कार्ड कहाँ से बनता है हमने आपको बता दिया, एलेंटॉयस और योग से मॉडिफाइड होकर के एम्बिलिकल कार्ड बनाते हैं। आगे देखेंगे हम फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन समझ गए आप, यूट्राइन वॉल एंड कोरियोनिक विलाई, ये मिलकर के प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। कोरियोनिक विलाई में फीटस का आर्टरीज और वेन्स डिस्ट्रीब्यूट होता है कोरियोनिक विलाई में, उधर से प्लेसेंटा पे। प्लेसेंटा में जो है मदर की मैटरनल की यूट्राइन वेन्स होती है, उसी से एक्सचेंज होता है। प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है, बैरियर का काम करता है। पहला, बीच में बैरियर है, बैरियर का काम करेगा, मतलब कोई जर्म्स, कोई बैक्टीरिया, कोई हार्मफुल जर्म्स बेबी को नहीं पहुंच पाएंगे, वो रोक देगा वहीं। केवल न्यूट्रिशनल मटेरियल और ऑक्सीजन या यूजफुल मटेरियल ही प्लेसेंटा के माध्यम से बेबी को जाएंगे, जो डिफ्यूजन होगा ब्लड से, क्योंकि ये बैरियर का काम करेगा। बाकी या कोई जर्म्स, कोई हार्मफुल बैक्टीरिया या अदर हार्मफुल्स वो रोक देगा प्लेसेंटा, बैरियर्स का काम करेगा, आने नहीं देगा फीटस से मदर को, फीटस मदर से फीटस को आने नहीं देगा। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मदर टू फीटस, मदर से फीटस को जाता रहेगा थ्रू प्लेसेंटा का वर्क ये भी है। ऑक्सीजन, न्यूट्रिशनल मटेरियल, बैरियर का भी काम कर रहा है। CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट भी फ्रॉम फीटस टू मदर। एक्ट्स एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। ये क्या करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। सेक्रीट्स ह्यूमन क्रोनियो गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन, HCG, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेसेंटा क्या करेगा, HCG, ह्यूमन, यस का मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन सेक्रीट करता है, और एक दूसरा हार्मोन को सेक्रीट करता है, उसको कहते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, HPL। और एस्ट्रोजन का भी सेक्रेशन करता है, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन, इसका भी सेक्रेशन करता है। ये सारे के सारे हार्मोन जो है वो प्लेसेंटा सेक्रीट करता है। एक्ट्स एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, इट सेक्रीट्स HCP, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन। ये बड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ये सब एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन सब काम करते हैं। तो ये प्लेसेंटा के द्वारा एंडोक्राइन की तरह बिहेव करता है। रिलैक्सिन इज आल्सो सेक्रेटेड बाय ओवरी, ओवरी के द्वारा भी रिलैक्सिन सेक्रेट होता है, लेकिन प्लेसेंटा भी सेक्रेट करता है। ये देखेंगे विलस, मदर का ब्लड है, ये मदर का ब्लड है, और ये आपका फीटस, ये मदर के ब्लड है, ये देखिए, और ये प्लेसेंटा है बीच में, बैरियर के रूप में खड़ा हुआ है। और ये अम्बिलिकल कार्ड के माध्यम से, इसी में देखो अम्बिलिकल कार्ड की आर्टरीज वेन है, और ये मदर्स का ब्लड है, आपस में एक दूसरे में ज्वाइंट है। प्लेसेंटा है बीच में रुका हुआ, प्लेसेंटा के माध्यम से डिफ्यूजन होता है। ये बहुत अच्छा दिखाया गया, देखिए इस फिगर में। इस फिगर में देखेंगे ये विलाई है, ये सब विलाई है, इसी में, इसी के अंदर जो है अम्बिलिकल कार्ड की यानी फीटस की आर्टरीज ब्रेन्स हैं, ऊपर से ब्लड फ्लो हो रहा है मदर्स का, इसी के माध्यम से डिफ्यूज होता रहता है। ये फंक्शन हो गया आपका। और देखेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन एक्सेट्रा आर आल्सो इंसर्टेड मटेरियल ब्लड के माध्यम से भी इंसर्ट होते रहते हैं। दे आर सपोर्टेड फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेन प्रेगनेंसी।
फीटस से मदर के अंदर जितने भी चेंजेस होते रहते हैं वो सब डिफ्यूजन के माध्यम से पहुंचते रहते हैं। जितने हार्मोन्स जो भी जरूरत होती है प्लेसेंटा के माध्यम से डिफ्यूज होते रहते हैं, बैरियर के रूप में भी काम करता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एंटीजन भी, एक इम्यूनोग्लोबिन भी होता है, उसका नाम है IgG, इम्यूनोग्लोबिन जी, IgG, इम्यूनोग्लोबिन जी एक होता है। जी जो है प्लेसेंटा को क्रॉस करके इम्यूनोग्लोबिन बेबी के अंदर जाता है, फीटस के अंदर जाता है। एक मात्र ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है यानी एंटीबॉडी है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, जो मात्र प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। कभी कभी पूछा जाता है, बेबी की इम्यूनिटी को मेंटेन रखता है। बेबी क्या कहेंगे, फीटस के इम्यूनिटी को मेंटेन रखता है। कौन सा? IgG। नेक्स्ट देखें, जर्म लेयर्स गिव राइज टू टिश्यू ऑर्गन्स। अब ये टिश्यू ऑर्गन बनेंगे, ये स्टेम सेल की तरह बिहेव करते हैं। इनर सेल्स मास हैव द प्रोटोनी गिव राइज टू द टिश्यू एंड ऑर्गन्स। ये जर्म लेयर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, चर्चा कर लिए कि जर्म लेयर जो होती हैं वो ऑर्गन्स का निर्माण करती हैं। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म हमने आपको बता दिए, स्टेम सेल के रूप में करती हैं और ये ऑर्गेनोजेनेसिस करती हैं, सारे के सारे ऑर्गन का फॉर्मेशन करती हैं एक्टोडर्म। आई विल समराइज अगेन, फ्रॉम इम्प्लांटेशन, जो ब्लास्टुला स्टेज में एम्ब्रियो है, गैस्टुलेशन होगा, गैस्टुला का फॉर्मेशन होगा, गैस्टुले में इम्बोली, इब्बोली, इन्वेजिनेशन, इवोल्यूशन, इग्रेशन एंड डिलेमिनेशन, ये मूवमेंट्स होंगे सेल्स के। सेल्स का मूवमेंट और रीअरेंजमेंट होगा, जिसके फलस्वरूप गैस्टुलेशन के बाद 3 जर्म लेयर्स बनेंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और साथ ही साथ आर्किन्टरान का डेवलपमेंट होगा। आर्किन्टरान आगे चल करके ये केविटी बनाता है और एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। एक्टोडर्म से क्या बनता है? एक्टोडर्म से आपका स्किन बनती है, नेल्स बनती हैं, हेयर बनते हैं, नर्वस सिस्टम बनता है एंड सो। उसी तरह से मेसोडर्म में सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्लड, सो ये सब मेसोडर्म से बनते हैं। और आपका एंडोडर्म से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, पैंक्रियास, लीवर्स और लंग्स के इंटरनल लाइनिंग, ये सारे के सारे पार्ट्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, पूरी बॉडी, फीटस की पूरी बॉडी का फॉर्मेशन, जितने ऑर्गन्स होते हैं सब फॉर्मेशन करते हैं। और आर्किन्टरान कैविटी का फॉर्मेशन करता है। एक्स्ट्रॉम यानी मेम्ब्रेन डेवलप होंगी जर्म लेयर्स के बाद। ये जर्म लेयर्स से बनाती हैं एक्टोडर्म और मेसोडर्म कोरियन बनाएंगे, एमनियन बनाएंगे, यही इसलिए सोमेटोप्लूरिक होते हैं। एंड देन एमनियन बनेगा, कोरियन, ये दोनों सोमेटोप्लूरिक हैं। एलेंटोइस और कोरियन, एलेंटोइस और योगसेक बनेंगे। एक चीज और ध्यान रखना है, योगसेक जो होता है, योगसेक ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में हीमोपोटिक ऑर्गन का काम करता है, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब ब्लड का फॉर्मेशन कौन करेगा? योगसेक। बाद में जब लीवर बन जाएगा तो लीवर से ही काम करने लगता है। और जब फीटस का पर्चुरेशन होगा, बर्थ होगा, तो ये बून मैरो में शिफ्ट हो जाएगा। स्टेम सेल्स होती हैं ये, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये स्टेम सेल्स हैं, स्टेम सेल्स की तरह काम करती हैं। स्टेम सेल्स का मतलब है कि डिवाइड एंड डिफरेंशिएट और भिन्न भिन्न तरह के ऑर्गन्स बनाएंगे। स्टेम सेल की जो डिफिनीशन है वो ये है, इट रिन्यू इटसेल्फ एंड डिवाइड टू डिफरेंशिएट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के माध्यम से डिफरेंट टाइप के ऑर्गन बनाएंगे। ये ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। इस तरह से पूरे के पूरे फीटस का एम्ब्रियो जो है वो फीटस में चेंज हो जाएगा। इसलिए जो है वो पहला जाइगोट था, जाइगोट से एम्ब्रियो मल्टीसेलुलर, बट उसमें अभी ऑर्गन नहीं बने हैं, लेकिन फीटस तब कहलाएगा जब इसमें ऑर्गन बन जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमन प्रेगनेंसी जेस्टेशन पीरियड इज लास्ट इन 9 मंथ। 9 मंथ तक फीटस का डेवलपमेंट होगा। फॉर कैट्स
जिस्टेशन पीरियड 2 मंथ होता है। जिस्टेशन पीरियड का क्या मतलब है? जिस्टेशन पीरियड है फ्रॉम जाइगेट टू डेवलपमेंट तक, बेबी के अंदर या तो यूट्रस के अंदर जो भी समय डेवलपमेंट में बीता है उसको जिस्टेशन कहते हैं। और जब पार्चुरेशन होगा तो वो जिस्टेशन पीरियड का मतलब है कि जब तक यूट्रस के अंदर उसका डेवलपमेंट होगा उस पीरियड को जिस्टेशन पीरियड कहेंगे। यानी ह्यूमन प्रेगनेंसी जिस्टेशन पीरियड 9 मंथ का होता है, कैट्स में 2 मंथ का होता है, आपके बुक्स में लिखा है, डॉग में 2 मंथ होता है, लेकिन 21 मंथ होता है एलिफेंट्स में। ह्यूमन के केस में 9 मंथ या 280 डेज या 40 वीक्स, तीनों चीजें याद रखिएगा। 280 डेज, 40 वीक्स या 9 मंथ, ये आपका जिस्टेशन पीरियड है। अब देखेंगे चेंजेस एम्ब्रियो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या होते हैं। आफ्टर 1 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट फॉर्म होता है। एंड्स ऑफ 2nd मंथ लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप होती हैं। एंड ऑफ 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर, देखिए ट्राइमेस्टर क्या होता है। ट्राइमेस्टर 3 मंथ को एक फेज में बांटा गया जिसको ट्राइमेस्टर कहते हैं। 1 से 3 फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3 से 6 सेकेंड ट्राइमेस्टर, 6 से 9 थर्ड ट्राइमेस्टर। ये 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। एक ट्राइमेस्टर में 3 मंथ रखा गया है, इसको डिवाइड किया गया है। इसको 3 मंथ को एक ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होगा? मेजर ऑर्गन्स, लिम्स, एक्सटेंडेड जेनाइटल ऑर्गन्स एक्सेट्रा वेल डेवलप हो जाएंगे। ड्यूरिंग 5th मंथ क्या होगा? 5th मंथ में क्या होगा? फर्स्ट मूवमेंट हो जाता है अफीटस एंड अपीयर्स हेयर एंड हेड अपीयर हो जाएंगे। 12 वीक्स में क्या होगा? यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर में बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर, आईलिड्स सेपरेट्स एंड ऑइसलेस फॉर्म्ड। एंड ऑफ 9 मंथ रेडी फॉर डिलीवरी। ये हैं इसके विभिन्न तरह के स्टेज हैं। आफ्टर 1 मंथ में क्या डेवलप हो गया, 2nd मंथ में क्या हो गया, 12 वीक्स में क्या हुआ, 5th मंथ में क्या हुआ, 12 वीक्स में क्या हुआ एंड 9 मंथ में क्या हुआ। यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 2nd ट्राइमेस्टर दोनों का दिखाया गया। 3rd ट्राइमेस्टर में बेबी टू रेडी डिलीवर। 3rd ट्राइमेस्टर में केवल उसका मेचुरेशन होता है, साइज बनती है। सारे डेवलपमेंट 1st और 2nd ट्राइमेस्टर में ही हो जाते हैं। 3rd ट्राइमेस्टर में केवल वेट और साइज मेचुरेट होता है, बस मेचुरेशन होगा। बाकी सारे डेवलपमेंट इसी 2 ट्राइमेस्टर में हो जाएंगे। आपको याद रखना पड़ेगा कि आफ्टर 1 मंथ क्या होता है, एंड ऑफ 2nd मंथ क्या है, 12 वीक्स में क्या बन रहा है, 5th मंथ में क्या बन रहा है, 24 वीक्स में क्या हो रहा है, और 2nd ट्राइमेस्टर 1st ट्राइमेस्टर में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। ये हमको याद करने की जरूरत है, ये कभी कभी पूछा जाता है। दिस इज चेंजेस इन आपके एम्ब्रियो। आई होप कि आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो हमने आपको बताया कि प्रीनेटल डिवीजन, प्रीनेटल डेवलपमेंट। प्रीनेटल डेवलपमेंट का मतलब है कि यूट्रस के अंदर बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा जन्म से पहले 3 फेज में होता है। फर्स्ट है जिसको कहते हैं जर्मिनल फेज, 2nd है एम्ब्रियोनिक फेज, 3rd है फीटल फेज। एम्ब्रियोनिक फेज क्या होता है? जाइगोट से शुरू होता है, ब्लास्टोला तक आता है, इम्प्लांटेशन से पहले। ये हमारा होता है जर्म फेज, जिसमें यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर रहते हैं। एम्ब्रियोनिक फेज में मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हो जाएंगे, लेकिन ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं होगा, अभी केवल मल्टी सेलुलर रहेंगे। उसमें गैस्ट्रुलेशन से शुरू होता है, 3 जर्म लेयर्स तक आता है। 3 जर्म लेयर्स नहीं बल्कि आपका 1st ट्राइमेस्टर तक आता है। 1st ट्राइमेस्टर तक एम्ब्रियो कहा जाएगा उसको। उसके बाद इसको फीटस कहा जाएगा, क्योंकि अब एम्ब्रियो जो है वो ह्यूमन लाइक दिखने लगा। अब देखने से ह्यूमन दिखेगा वो। इसके पहले वो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, वो आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। यानी ऑर्गन डेवलपमेंट जब तक नहीं हो जाएंगे, शेप और साइज जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक हम उसको फीटल नहीं कहेंगे।
वो एम्ब्रियो की स्टेज में रहेगा। मल्टी सेलुलर तो है, मल्टी सेलुलर से एम्ब्रियो हो गया, लेकिन ऑर्गेन जब तक नहीं डेवलप होंगे तब तक हम उसको एम्ब्रियो कहेंगे। जब ऑर्गेन का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा तब उसको फीटस कहेंगे, फीटल डेवलपमेंट्स। इसलिए जर्मिनल फेज, एम्ब्रियो फेज और फीटल फेज में ही अंतर है। इसलिए फीटस और एम्ब्रियो और जाइगोट ये तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसको समझने की जरूरत है। फीटल डेवलपमेंट कहते हैं फीटस का डेवलपमेंट। फीटस का मतलब इनब्रॉर्न बेबी, लेकिन एम्ब्रियो भी बेबी नहीं कहेंगे उसको, वो फीटस नहीं है अभी, क्योंकि इसमें ऑर्गन डेवलपमेंट नहीं है। तो ये करीब करीब आपका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन, प्लेसेंटा का फंक्शन और आपका प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर। ह्यूमन का प्लेसेंटा आप जानते हैं कोरियोविलाइक होता है, हीमोकोरिक एंड कोरियोनिक विलाई। डेसिडिएट होता है, डेसिडिएट, हीमोकोरिक एंड कोरियोनिक प्लेसेंटा होता है हम लोगों का। और जो है फीटस 9 मंथ तक बेबी इसका डेवलपमेंट होगा, उसके बाद 9 मंथ के बाद इसका पार्चुरेशन होगा। इसमें आपको गैस्ट्रेशन भी पढ़ना होगा, एक्स्ट्राम्योनिक मेम्ब्रेन क्या क्या बना रहे हैं ये भी पढ़ना होगा, और जर्म लेयर्स क्या क्या बना रहे हैं ये भी पढ़ना होगा। आई होप कि ये आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इन यूट्रस फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं, कैसे एम्ब्रियो में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और फीटस कैसे बन रहा है, फीटस का फीडिंग कैसे हो रहा है प्लेसेंटा के थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड में कैसे आर्टरीज वेंस मदर से डिफ्यूजन के माध्यम से सारे मटेरियल एक्सचेंज कर रही हैं, वेस्ट और न्यूट्रिशनल मटेरियल एक्सचेंज कर रही हैं, और कैसे इम्यूनिटी भी प्राप्त कर रही हैं, आईजीजी प्लेसेंटा से क्रॉस होकर के कैसे फीटस को जा रहा है। ये सारे हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आप क्लियर होगा। थैंक यू।